हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी की बहुत ही शानदार सी शंखनाद सीरीज में, जहां पर हम आप लोगों से समक्ष क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट के साथ, जिससे कि आपको ये पता रहे कि अलग अलग सब्जेक्ट क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे उसे बढ़िया तरीके से अटेंड कर सकते हैं। और साथ में हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द और क्या पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि ये हमारे पास आरसीसी, सर्वेइंग, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का लास्ट लेक्चर है। हर एक अलग अलग कॉम्बिनेशन के 5-5 लेक्चर बनाए हैं, तो ये 15वां लेक्चर है, जिसमें कि आरसीसी, सर्वेइंग, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी अब खत्म हो जाएगा। अगला जो हमारे पास सीरीज आएगी, अब मतलब अगले जो 5 लेक्चर आने वाले हैं, उसमें स्टील, सॉइल, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब कि आपका कंटिन्यूअसली हर एक सब्जेक्ट के साथ में टच रहने से कैसी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ये आपको देखने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये शेड्यूल जो आप लोग जो है वो ऑलरेडी रूबरू हो चुके हैं कि मंडे टू फ्राइडे आपको 4 बजे सेशंस मिल रहे हैं डेली, और साथ में आपको नॉन टेक की क्लासेस भी मिल रही है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो कि आप अपनी स्टडी में लेकर चल रहे होंगे। So coming on to the very first question, सर्वेइंग से क्वेश्चन है, प्लम्ब ऑफ लाइंस एट 2 डिफरेंट प्लेसेस इन अ प्लेन सर्वेइंग आर। तो देखो सर्वे क्या है, हमारे पास 2 तरह का होता है। एक हमारे पास जिसमें कि हम सर्वे को प्लेन लेके चलते हैं, एक जिसमें कि हम सर्वे को प्लेन सर्वे लेके चलते हैं। ये है क्लासिफिकेशन सर्वेइंग का बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ एरिया या फिर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो एक होता है प्लेन सर्वे और एक होता है हमारे पास जियोरेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में अर्थ सरफेस को माना जाता है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली, और जियोरेटिक सर्वे में सरफेस को माना जाता है कर्व्ड। ये होती है वर्टिकल लाइन, दिस इज रेफर्ड एज अ वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन किस तरफ पॉइंट आउट करती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? प्लम लाइन भी कहते हैं। वहीं पर इफ वी टॉक अबाउट द जियोरेटिक सर्वे, तो जियोरेटिक सर्वे में भी ये होगी हमारी वर्टिकल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन किस तरफ पॉइंट आउट कर रही होगी? प्लम गिराएंगे तो कहां जाएगा? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये भी वर्टिकल लाइन है, दिस इज द प्लम लाइन। अब प्लेन सर्वे में चाहे कहीं पर भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, चाहे कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एनीवेयर यू ड्रॉ दी वर्टिकल लाइन, आपको हमेशा क्या मिलेगा? ये सारी लाइनें हमेशा आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेंगी, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगी। जियोरेटिक सर्वे में अगर लाइन को देखा जाए तो इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बननी चाहिए, तो ये हमेशा एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगी, और वो है कहां पर? सेंटर ऑफ द अर्थ पर। कहां पर? सेंटर ऑफ द अर्थ पर जाकर। तो ध्यान रखिएगा, प्लेन सरफेस है, प्लेन सर्वेइंग में जो हमारा वर्टिकल लाइन है, जो प्लम्ब ऑफ लाइन है, वो क्या होता है? पैरेलल टू ईच अदर। और अगर बात करें कट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कब होता? अगर वो आपसे जियोरेटिक सर्वे पूछता। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कर्व हुज रेडियस वेरीज फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर टू अ सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड। तो जिसका भी रेडियस, देखो ध्यान समझना, रेडियस जो है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है सर्कुलर कर्व के लिए, ठीक है। बात समझिएगा, रेडियस होता है इनफाइनाइट एक स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। हमारे पास रेडियस होता है वेरिएबल, रेडियस होता है वेरिएबल एक कंपाउंड कर्व के लिए। किसके लिए? एक कंपाउंड कर्व के लिए। और अगर हमारे किसी कर्व का रेडियस जो है वो एक हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू से सर्टेन वैल्यू तक पहुंचे, उसे बेसिकली कहते हैं ट्रांजिशन कर्व। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास कंपाउंड कर्व, सर्कुलर कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व। रिवर्स कर्व में
कोई क्राइटेरिया नहीं होता, एक ही क्राइटेरिया है कि कर्व जो है वो हमारे पास, हमारे कर्व में जो है वो राइट और लेफ्ट टर्निंग दोनों होती है, राइट एंड लेफ्ट टर्निंग दोनों होती है, ऐसे कर्व को रिवर्स कर्व कहा जाता है। बात ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन कर्व में ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हमारे पास ग्रेजुअल चेंज आए। ग्रेजुअल चेंज आए किस किस चीज का, एक तो हमारे वाइडनिंग का, एक रोड की वाइडनिंग का, एक हमारे टर्निंग का, एक जो हमें सुपर एलिवेशन देना है उसका, और साथ में जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका चेंज क्या हो, ग्रेजुअल आए। इसलिए ट्रांजिशन कर्व को किसी इनफाइनाइट रेडियस से सर्टेन वैल्यू तक लाने की कोशिश की जाती है, वो हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी है इन चीजों को इंड्यूस कराने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल क्या होता है। पहले समझो सॉइल में इतने वेरिएशन क्यों है। सॉइल जो है वो एक होता है एसिडिक, एक होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन सॉइल का मतलब होता है जिसमें कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स हो, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अगर इन सब का प्रेजेंस है तो ये हमारे पास अल्कलाइन सॉइल कहलाएगा। इनके सॉल्ट्स हैं तो एसिडिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास which has leached out salts of calcium, magnesium, sodium, potassium, etc. and has silicates of iron, aluminium। अगर ये ऐसी कुछ चीजें रह जाती है पानी ज्यादा गिरने से, ये कब होता है, लीच्ड आउट कब होता है, ये पानी ज्यादा गिरने से, हैवी रेनफॉल की वजह से। किसी एरिया में हैवी रेनफॉल होगी तो हैवी रेनफॉल होने से ऐसा नहीं है कि पानी बहुत अच्छा है खेत के लिए, हैवी रेनफॉल होने से ऐसे सॉल्ट जो है वो लीच आउट हो जाते हैं, बच जाता है हमारे पास सिलिकेट्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब बच जाती है। इस कारण से सॉइल बन जाता है एसिडिक इन नेचर। तो अलग अलग तरह के सॉइल को आपको क्या करना पड़ता है, रिक्लेम कराना पड़ता है, फिर से इसे बेहतर करना पड़ता है। तो रिक्लेमेशन इसका जो होता है वो होता है हमारे पास लाइमस्टोन से। किससे होगा, लाइमस्टोन से होगा। और अगर जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट है, इसका रिक्लेमेशन होगा कैसे, तो इसका रिक्लेमेशन होगा हमारे पास, यहां लाइमस्टोन डाल दिया, यहां डाल दो जिप्सम प्लस फिर करा दो लीचिंग। तो जो चीज यहां पर पहले ही हो चुकी है, लीचिंग कराना मतलब ये लीचिंग हो गई, चीजें निकल गई, तो ये एसिडिक बन गया। इसमें ज्यादा थे तो इनकी लीचिंग करा दी। कैसे लीचिंग कराओगे, जिप्सम को डालकर। तो ध्यान रखिएगा एल्कलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन कैसे होगा, एडिशन ऑफ जिप्सम टू द सॉइल एंड लीचिंग कराकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हमारे पास अगर एसिडिक पूछता तो क्या करते, लाइमस्टोन डालकर करा देते। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर सक्सेसिव 1 आवर पीरियड ऑफ अ 6 आवर्स स्टॉर्म आर 2, 6, 8, 9, 7 एंड 3 सेंटीमीटर्स पर आवर। कैलकुलेट द फाइव इंडेक्स सेंटीमीटर पर आवर में निकालना है। रन ऑफ दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर आवर का। तो देखो बहुत बेसिक सी चीज है, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि फाइव इंडेक्स जो होता है, ये फाइव इंडेक्स होता है इफेक्टिव रेनफॉल माइनस रन ऑफ डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पीरियड ऑफ रेनफॉल, मतलब इफेक्टिव टाइम से रिलेट करता है। आप ये देखो हर घंटे आपको 4 सेंटीमीटर का रन ऑफ मिल रहा है, और आपके पास अगर रन ऑफ तभी मिल सकता है, रन ऑफ आपके पास तभी मिल सकता है जब आपकी रेनफॉल की इंटेंसिटी ज्यादा हो, रेनफॉल की
इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा हो तभी रन ऑफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ध्यान ये रखना है कि अगर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की अगर बारिश हो रही है तो रन ऑफ कहां से मिलेगा, 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बारिश हो रही है तो रन ऑफ कहां से मिलेगा। तो ये दोनों बारिशें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी रन ऑफ क्रिएट कराने में, तो इसका मतलब 5 इंडेक्स के अंदर उनको भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो इफेक्टिव रेनफॉल में क्या क्या आ जाएगा, 6 + 8 + 9 + 7 माइनस, अब ये देखना रन ऑफ, इफेक्टिव टाइम 4 ही घंटे का है, इफेक्टिव टाइम 4 ही घंटे का है। तो ऐसे में आपके पास जो है 4 × 4 आपके पास जो है वो रन ऑफ निकल कर आ जाएगा। तो 8 ने 6 14, 9 ने 7, हमारे पास वुड कम आउट टू बी एज 16, तो 16 और 14 30, तो 30 माइनस 16/4 कम्स आउट टू बी 14/4 इक्वल टू हाउ मच, 3.5 यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर पर आवर की। तो 5 इंडेक्स निकल कर आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर पर आवर के बराबर। तो ये बेसिक सी चीज है, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, बहुत ही आसान सवाल है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर ए स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। देखो आरएफ निकालने का क्या तरीका होता है, हमेशा सिखाया है। आरएफ में हमेशा ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, कोई भी वैल्यू हो। यूनिट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्या यहां पर यूनिट का खेल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ही गलत हो गया। क्या यहां यूनिट का खेल चल रहा है, गलत हो गया। क्या 10 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर में 1:2 का रेशियो बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आंसर ये हो गया। कभी कभी दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। अब देखो कैसे इसको करेंगे, 10 सेंटीमीटर बटे 20 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर बटे 20 × 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आई एम सो सॉरी। डी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आरएफ के केस में हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा हम जो है वो 1:2 समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास अगर आरएफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इसे एनलार्जिंग स्केल कहा जाता है। अगर आरएफ की वैल्यू लेस देन 1 हो, इसे रिड्यूसिंग स्केल कहा जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइन विच इज यूज्ड टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन एन एरिया इज कॉल्ड। किसी एरिया में कोई लाइन का काम है डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कलेक्ट करना। तो बेस लाइन क्या करती है, बेसिक पॉइंट्स है, डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने का काम करती है ये। और बेस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या किए जाते हैं, ऑल अदर मेजरमेंट्स फ्रॉम दिस लाइन। इसी लाइन से बाकी सारे मेजरमेंट किए जाते हैं। चेक लाइन का पर्पस क्या होता है, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट किए हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करने का काम करता है। मेन लाइन क्या करती है, सिर्फ फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ एरिया। ठीक है, और टाई लाइन क्या करेगी, तो व्हाट डज द टाई लाइन डू, टाई लाइन करती है हमारे पास इनर डिटेल्स को मार्क करती है। इनर डिटेल्स को मार्क करना,
मैंने हिंदी में लिख दिए। तो कलेक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एरिया कौन करेगा वो? तो वो टाई लाइन करेगी। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, अच्छा कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। एक होता है जीसीए, कितना एरिया पूरी बाउंड्री के अंदर आ रहा है। सीसीए क्या होता है? यूजुअली 80% ऑफ जीसीए के बराबर। और उसमें से भी हमें कितना एरिया इरिगेट करना है, तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालना है। तो निकलता है एरिया टू बी इरिगेटेड, हमें इस सीजन में कितना एरिया इरिगेट करना है, एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइडेड बाय सीसीए। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालते हैं किसी सीजन का, तो कितना एरिया टू बी इरिगेटेड है उस पर्टिकुलर सीजन में विथ रिस्पेक्ट टू सीसीए, वही उस सीजन का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकल कर आता है। इंडिया में हमारे पास जो इंडिया है, इंडिया में जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो भी एनुअल पूरे साल भर का, वो नियरली अबाउट हमारे पास 60 to 70% है। हमारे पास ये कैन बी टेकन अबाव 100%, 100% से भी ऊपर जाया जा सकता है, और कई कई जगहों पर है भी सही। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड टू इरिगेट लिखता हूं, रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, एनुअल इज नियरली अबाउट 150 to 200%। इतना हमें चाहिए अगर बेहतर प्रोडक्शन चाहिए तो, अगर हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को सिंचाई कराना चाहें तो ध्यान रखिएगा, क्या इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज द परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड एनुअली। बिल्कुल सही बात है, सही है। इज ऑलवेज मोर देन 100%, बिल्कुल गलत बात है। इज द परसेंटेज दैट कुड बी आइडियली इरिगेटेड, आइडियली क्यों? ये तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है, ओनली वन शुड बी द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर? देखो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहां पर है तो सही, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। कहां से रिलेटेड है? जब हमारे पास रेन होता है, तो रेन होने के बाद जो पानी अर्बन एरियाज से क्या निकलता है, अर्बन एरियाज में फ्लो होता है, वो फ्लो होके जाएगा किसके अंदर? सीवर के अंदर। तो पूछा गया है विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर। तो सीवर लाइन में जाने से पहले जो हमारा प्राइमरी सिस्टम है ड्रेनेज का, वो एक्चुअली में इस पानी को कलेक्ट करता है, और फिर ये जाकर हमारे किसी सीवर लाइन में एंटर कर पाती है। तो ये एक बेसिक सा सवाल है, आंसर क्या होगा इसका? प्राइमरी सिस्टम। कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन इज साउथ 60 डिग्री ईस्ट एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री ईस्टवर्ड। देखो ये क्वेश्चन में जो है वो आपको ये सोचना है, पहली बात तो ट्रू बियरिंग निकालना है किसी लाइन का, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है आपको साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अगर आपके पास किसी लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग साउथ 60 डिग्री ईस्ट है, डिक्लिनेशन की वैल्यू 5 डिग्री से ज्यादा बड़ी छोटी नहीं है, तो इसी के आसपास कुछ वैल्यू रहेगी। अगर इसी के आसपास रहेगी तो ये दोनों वैल्यू तो पहली बात है गायब हो जाती है, ये दोनों वैल्यू पहली बात है गायब हो जाती है। अब दूसरी बात देखते हैं कि सिस्टम है कौन सा? सिस्टम है हमारे पास क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो फॉर्मूले को हम जो है वो पहले ही दरकिनार कर देंगे, और क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना के क्या करेंगे? डायग्राम बनाकर चेक करेंगे कि हमारा जो नॉर्थ है, जो हमारा साउथ है, ट्रू साउथ ट्रू नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। डिक्लिनेशन दे रखा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है 5 डिग्री ईस्टवर्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया गया हो
हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को ही क्या करोगे, डिक्लाइन कराओगे 5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, ट्रू बेरिंग पूछी लाइन की, मैग्नेटिक बेरिंग दे रखी है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। पूछा क्या है, ये वाला एंगल। साउथ 55 डिग्री ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट द टोटल करेक्शन रिक्वायर्ड इफ अ लाइन मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन इज 2380 मीटर, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन इज दिस मच। देखो इसके लिए क्या होता है, क्वेश्चनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, इफ चेन इज टू शॉर्ट, इफ चेन इज टू शॉर्ट, measured value is more और true value is less। और अगर चेन हमारे पास, if chain is too long, अगर चेन ज्यादा लंबी हो जाए तो measured value is less और true value is more। ठीक है, अब जरा देखो आपके पास टोटल करेक्शन निकालना है। इफ द लाइन मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन इज 2380 मीटर, जो हम मेजरमेंट करके लेकर आए वो 2380 मीटर है। एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन इज दिस मच, हमारे पास एक्चुअल लेंथ जो है वो चेन की इतनी है। क्या चेन ज्यादा बड़ी है, ज्यादा छोटी है, ज्यादा बड़ी है, इज टू लॉन्ग। तो चेन टू लॉन्ग है तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास कम ही आई होगी। हमें जो निकालना होगा वो क्या निकालना होगा, ट्रू वैल्यू ज्यादा निकल कर आएगी। अब ट्रू वैल्यू ज्यादा निकल कर आएगी तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है वही निकालने को बोला है इन्होंने। आइए निकाल लेते हैं। तो जरा देखते हैं, यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम निकाल सकते हैं यहां से L इज इक्वल टू एल डैश बाय एल इंटू एल डैश। एल डैश बनेगा 20.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2380 के बराबर। क्या किया मैंने, जो रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप है जो हमारे हाथ में वो ले ली, जो डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप है हमारे हाथ में वो ले ली हमने, टेप या चेन कुछ भी कह लो। जो मेजर्ड वैल्यू हमने वो ले ली, यहां से निकल कर ट्रू वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ट्रू वैल्यू, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। जरा देखते हैं कैलकुलेट करके इसे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन बाय आवर ओन। आपको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा एग्जाम में, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो नहीं है तो पूछा टोटल करेक्शन कितना लगेगा, निकाल लो, आपके पास करेक्शन आ जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 2403.8 माइनस 2380। तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास 23.8। क्या आंसर है हमारे पास, बिल्कुल है 23.8 मीटर के बराबर इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं आप इनको रीड आउट ही करो, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, रीड आउट ही करो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। द ड्रेनेज सिस्टम रन्स अलोंग द लोवेस्ट लाइन, ठीक है, कलेक्ट ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द स्लोप्स एंड जॉइंस द मेन स्ट्रीम। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी जो हमारी धाराएं हैं वो जनरली नीचे ही बहती, तभी सब जगह से पानी आके उनको बहता है और वो जाके किसी रिवर मिल जाती है। तो बात तो सही है। द कैनाल सिस्टम रन्स ऑन द रीजेस, गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चैनल्स एंड स्प्रेड्स इट्स वाटर ऑन द लैंड। तो बात सही है, रिज लाइन पे कैनाल चलता है
और आसपास डिवाइड होकर पूरे एरिया को इरिगेट कराता है, ये ऐसा काम है। कंटूर कैनाल सिर्फ एक तरफ इरिगेट करा पाता है। कैनाल सिस्टम एंड द ड्रेनेज सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखिएगा कि आपके पास रीड आउट करो, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को जो है वो जज करो कि क्या क्या आपको पता है, एंड जस्ट ट्राई टू आंसर इट कि क्या सही ऑप्शन सारे जा रहे हैं नहीं आ रहे। सो व्हाट बेसिकली वी डू हैव इज क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ। तो क्ले के बारे में हम पिछले सेशन में हम लोगों ने जाना था, क्ले क्या है हमारे पास। क्ले एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी को एब्जॉर्ब तो कर सकता है, मतलब पानी को रिटेन तो कर सकता है, लेकिन अपने थ्रू पास नहीं होने दे सकता। ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है, एक्वीक्लूड कहा जाता है। क्या कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर को एक्वीक्लूड कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां का नहीं है, सॉइल मैकेनिक्स में जनरली पढ़ा जाता है इसे, बट ठीक है क्वेश्चन आ गया है तो चलेगा। द लीस्ट काउंट ऑफ अ थियोडोलाइट इज, क्या होता है, तो थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट जनरली हमारे जितने भी ट्रांजिट थियोडोलाइट है उनका जो लीस्ट काउंट निकल कर आता है वो हमारे 20 सेकंड निकल कर आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं थियोडोलाइट के बारे में, और क्या पता होना चाहिए थियोडोलाइट से रिलेटेड, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे थियोडोलाइट में इफ यू टॉक अबाउट दी डिफरेंट पार्ट्स, तो वो जो पार्ट्स हमारे पास होते हैं उन पार्ट्स में से हमारा जो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, ये कहां पर फिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल इज फिक्स्ड ऑन व्हाट, लोअर प्लेट, जहां पर क्या लगी होती है, मेन स्केल लगी होती है। और रीडिंग यहां पर कहां से कहां तक होती है, 0 to 360 डिग्री। कहां पर होगी, बोथ दी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। हमारे पास जो यहीं पर एक होती है हमारी अपर प्लेट, तो जो अपर प्लेट होगी वो अपर प्लेट के बारे में क्या पता होना चाहिए, यहां पर हमारे पास डिवाइडेड इन 1/3 ऑफ अ डिग्री, ठीक है। और उसी की मदद से हम क्या कर पाते हैं, हमारे कैलकुलेशंस को आसान बना पाते हैं, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए थियोडोलाइट के बारे में, थियोडोलाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यहां पर हमारे थियोडोलाइट में एक होता है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। एक होता है हमारे पास एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है ये जनरली हमारे प्लेट्स की हॉरिजॉन्टलिटी को बताता है, हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। अगर ये हॉरिजॉन्टल हुई तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस इज ट्रूली वर्टिकल, ठीक है। और वहीं पर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेट हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, तो जब हमारे पास एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब का जो हमारा एक्सिस है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए। कब पता चलेगा, व्हेन बबल इज इन सेंटर। और एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल कैसे बता, क्या बताता है, ये बताता है हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ टेलीस्कोप। और रीडिंग लेने से पहले अगर टेलीस्कोप एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है तो हमारे इंडेक्स एरर होने के चांसेस कम है, और साथ में हमारे पास हमारे रीडिंग्स में एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बेसिक सा क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट क्या जाएगा, 20 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए, ठीक है। इफ द स्टाफ रीडिंग इज टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज सेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, जहां पर रीडिंग है 3.46 मीटर की, ठीक है। तो देखो आपके पास जो है वो डिस्टेंस दे रखा है,
डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर और साथ में आपको दे रखा है स्टाफ रीडिंग 3.46 मीटर। अब आपको निकालना है कि करेक्टेड स्टाफ रीडिंग क्या है, तो पहले निकाल लो करेक्शन। तो करेक्शन होता है माइनस ऑफ 0.0673 इंटू डी का स्क्वायर, ये तो हो गया करेक्शन, जो कि आएगा माइनस ऑफ 0.0673 इंटू 1.5 का स्क्वायर। आई एम मेकिंग इट वेरी मच क्लियर की कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो आपको तो करना ही पड़ेगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 0.1514 मीटर के बराबर। वैल्यू किलोमीटर में ही रखते हैं, आंसर मीटर में आता है। तो अगर हमारे पास ये करेक्शन है तो करेक्टेड रीडिंग क्या आएगी, माइनस ऑफ 3.30 मीटर के बराबर इज कमिंग आउट टू बी दी करेक्ट आंसर। तो करेक्टेड रीडिंग निकल कर आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कब सुटेबल होता है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम मतलब नेचुरल रेनफॉल कराया जा रहा है। नेचुरल रेनफॉल कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर हो, तो अगर पानी बहा के दिया तो पानी तुरंत अंदर जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा और सॉइल हमारा पूरी तरह से लबालब भर जाएगा। तो ग्राउंड वाटर टेबल अगर हाई होता है तो हम इसको नहीं देते, लो होता है तो हम जो है वो जब हाई होता है तो ही हम इसको देते हैं, वरना अगर लो रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लो के केस में स्प्रिंकलर इरिगेशन कोई मतलब नहीं निकलता, जब हाई होता है तब इसकी सुटेबिलिटी होती है। तो वाटर टेबल लो हो तब इसको देंगे क्या, नहीं मतलब है। समझना जरा, आप पानी को रेनफॉल के रूप में हमने जो है वो एक आर्टिफिशियल रेनफॉल के रूप में पौधों को दिया है, तो बूंद बूंद के रूप में जाता है। तो ऐसे जाने पर क्या होता है, पानी बहता नहीं, तो बहता नहीं है तो अपने साथ में महीन सॉइल पार्टिकल लेकर नहीं जाता, और लेकर नहीं जाता तो इरोजन नहीं होता। तो जब सॉइल में ज्यादा स्लोप होते हैं और इरोडेबल सॉइल होता है तो सारा खेत के निचले हिस्से में चला जाएगा और हमारे ऊपरी हिस्से में कुछ बचेगा नहीं। ऐसे में पानी बहाया नहीं जाता, स्प्रिंकलर से भेजा जाता है। द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड द सॉइल इज इजीली इरोडेबल, उस केस में जरूर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को सुटेबल मानते हैं। हम इसको तब भी प्रोवाइड करते हैं जब सॉइल हमारे पास या तो हाईली परमेबल हो, तो जैसे ही पानी देंगे तुरंत पानी नीचे चला जाएगा, या बहुत लो परमेबल हो कि पानी दे रहे हैं, पानी खेत में पानी दे रहे हैं और पानी देने पर पानी जमीन के अंदर उतर ही नहीं रहा, बस फैले ही जा रहा है, तो उस केस में भी देते हैं। हमारे पास सॉइल इज हैविंग लो परमेबिलिटी, तो लो परमेबिलिटी नहीं, वेरी लो परमेबल या हाई परमेबल, तो ये भी गलत हो जाएगा। द क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स, अगर ज्यादा गहरे रूट्स हैं और बारिश के रूप में पानी दिया है तो पानी ज्यादा गहराई तक जा ही नहीं पाएगा और नहीं जा पाएगा, और डीप रूट्स में पानी नीचे तो उठा के लेके आना पड़ता है, यहां पर पानी हमारे पास ऊपर ऊपर तक रह जाएगा, तो इसको भी सही ऑप्शन नहीं मान सकते। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ये ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हो गया ना हमारे पास, जिनमें सारे ही ऑप्शन हमें लेके चलना पड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यही सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। द एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेन स्टॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय अ, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, चलिए ठीक है देखते हैं जरा। डबल मास कर्व के बारे में जाना होगा आप लोगों ने, क्यों पता करते हैं ये, अगली मतलब पिछली कई सारी क्लासेस में बात किया है। ये हमारे पास किस लिए होता है, फॉर इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स, या जो हमारे पास प्रीवियस डाटा हुआ है उसके लिए हम जो है वो इसको बात करते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल
रिकॉर्ड्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, बात करते हैं मास कर्व ऑफ रेनफॉल। मास कर्व ऑफ रेनफॉल का मतलब होता है क्यूमुलेटिव रेनफॉल। क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम का जो कर्व होता है उसी को मास कर्व रेनफॉल कहते हैं। किससे मिलता है ये मिलता है वेइंग बकेट टाइप। वेइंग बकेट टाइप के हमारे जो रेन गेज है उससे मिलता है, और किससे मिलता है तो हमारे फ्लोट टाइप रेन गेज से। फ्लोट टाइप रेन गेज से मिलता है। ठीक है, बात करते हैं हाइटोग्राफ। तो हाइटोग्राफ हमारे लिए क्या है, ये हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है। और इसमें हमारे पास ये कहां से मिलता है, ये मिलता है टिपिंग बकेट टाइप से। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो डीएडी कर्व, इसे कहते हैं डेप्थ एरिया ड्यूरेशन। तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, और यही जो कर्व होता है ये बेसिकली हमारे पास कॉनकेव कर्व होता है। क्या होता है, कॉनकेव कर्व होता है। और इसी कर्व से बेसिकली हम बता पाते हैं कि कितने ज्यादा अमाउंट का रेनफॉल, कितने लंबे समय तक का रेनफॉल कितने बड़े एरिया में फैला होता है, तो वो हमारे पास डीएडी कर्व से पता चलता है। आंसर क्या होगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट द इंटरसेक्ट एंगल फॉर द एनालिटिक टेलीस्कोप। तो एनालिटिक टेलीस्कोप के बारे में क्या जानते हैं, ये कहां पर लगता है, टेक्योमीटर में लगता है। किस में लगता है, टेक्योमीटर में लगता है। तो टेक्योमीटर के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि टेक्योमीटर में जो डी होता है, डी इज द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू के एस प्लस सी के बराबर, जहां के होता है हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट विच इज इक्वल टू एफ बाई आई के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 100 के बराबर, और सी होता है हमारे पास एफ प्लस डी के बराबर विच इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब ये चीज जानना है कि ये जो हमारे पास एनालिटिक लेंस, सॉरी एनालिटिक टेलीस्कोप का इंटरसेक्ट एंगल कितना होगा, डिग्रीज में निकालना है। पहले तो डिवाइस हमें समझना पड़ेगा। ये हमारा लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां कहीं पर हमारे पास क्रॉस हेयर होता है। तो क्रॉस हेयर के लोकेशन में कितनी दूरी पर लगे होते हैं हमारे पास स्टेडिया डायफ्राम के वायर्स, उसी को हम कहते हैं स्टेडिया इंटरवल। तो यहां से हमारे पास कोई भी हम ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, तो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज हमारे इस लेंस के सेंटर से, हमारे इस लेंस के सेंटर से ये ऐसे कुछ रेज गुजरती है, और वहीं पर अगर देखा जाए तो यही लेंसेस से तो यहां पर हमारे पास हमें ये जो हमारा एनालिटिक लेंस का इंटरसेक्टिंग एंगल मिल रहा है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट के उस लोकेशन तक जहां पर इंटरसेक्शन होती है इन रेज का, इस डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस है ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये है हमारे पास I/2 का डिस्टेंस, और यही वो एंगल है जिसे कहते हैं इंटरसेक्ट एंगल। निकाल लो। तो यहां से हमारे पास हम बात करेंगे, सॉरी इंटरसेक्ट एंगल तो पूरा बनेगा ना, दिस इज द इंटरसेक्ट एंगल, ये रहा। ठीक है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास यहां से, अगर हम लिखते हैं टेन थीटा बाई टू, तो टेन थीटा बाई टू कितना बन जाएगा, I/2 इंटू एफ, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस ये रहा एफ, ये रहा I/2। तो यहां से हम ये जानते हैं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 1/2 इंटू 1 अपॉन एफ बाई आई, ये लिखा है टेन थीटा बाई टू।
तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं आगे। तो ये बनेगा F/I तो हमें पता है 100 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा tan θ/2 इक्वल टू 1/200। वहीं पर अगर बात करें तो ये बन जाएगा θ/2 इक्वल टू tan इनवर्स 1/200 और थीटा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1/200 के बराबर। पूछा हमसे थीटा ही गया है। अब ये जो कैलकुलेशंस है, तुम सोच रहे हो कि सर ये क्वेश्चन तो जो वो हमारे पास एसएससी में सॉल्व भी नहीं होंगे हमसे। टू बी वेरी फ्रैंक सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन चूंकि एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, अब अगर आप रट ही लो इसे तो ही बेहतर है, वरना कैलकुलेशन वहां तो नहीं कर सकते इतना। अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स, वन बाय 200 आ रहा है 0.286 इंटू 2 कर देंगे 0.573 के बराबर, तो कमिंग आउट टू बी 0.573 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट टू कंटूर मैप। करेक्ट फॉर कंटूर मैप, कंटूर मैप के लिए क्या करेक्ट है। कई सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। क्या पैरेलल कंटूर शोज यूनिफॉर्म स्लोप, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे पास अगर हमारे कंटूर ऑलमोस्ट पैरेलल दिखाई पड़ते हैं तो यूनिफॉर्म स्लोप को बताते हैं। वेरी क्लोज कंटूर शोज स्टीप स्लोप, बात ये भी सही है। वेरी क्लोज कंटूर शोज फ्लैट एरिया, नहीं वेरी क्लोज नहीं, वेरी क्लोज नहीं होगा, ये होगा हमारे पास डिस्टेंट कंटूर्स होगा ये, तो फिर सही होता। टू कंटूर्स एट डिफरेंट एलिवेशन कट एट राइट एंगल, बिल्कुल भी नहीं, कट ही नहीं कर सकते। आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 इज दी ओनली करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवेज इज लीस्ट सुटेबल फॉर एन अर्दन डैम। तो अर्दन डैम के लिए कौन सा वाला स्पिलवे लीस्ट सुटेबल होगा। देखो पहले तो समझो अर्दन डैम है, मतलब यहां पर हमारे पास हमने क्या यूज कर रखा है, लोकल सॉइल यूज कर रखा है। और इसकी प्रॉपर्टी है इरोडेबल, पानी के साथ बह सकता है। तो हमें चाहिए नॉन ओवरफ्लो, नॉन ओवरफ्लो कंडीशन चाहिए। अब जरा बात ध्यान रखिएगा, शूट स्पिलवे में क्या होता है, जो हमारा स्पिलवे होता है वो कहां होता है, आउटसाइड डैम बॉडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड चैनल स्पिलवे कहां पर होता है, आउटसाइड द डैम बॉडी, हमारे पास साइड में लगा होता है। शाफ्ट स्पिलवे में हमारे पास जो वो शाफ्ट लगी होती है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओगी स्पिलवे में एक्चुअली में ओवरफ्लो होता है। तो यही है जो हमारे लिए क्या होगा, लीस्ट सुटेबल होगा अर्दन डैम के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 4 मीटर। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है, नाउ वी हैव 20 से लेकर पूरे 30th तक सारे क्वेश्चन आरसीसी के होंगे। हर्षित सर आपसे डिस्कस करेंगे, तो अब जो है वो सेशंस आपका हर्षित सर कंडक्ट करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आरसीसी का पोर्शन जो इस शंखनाद सीरीज के अंदर है। सो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास आरसीसी का, रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 4 मीटर हैज द क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 क्रॉस 500 mm. If checked for lateral stability and deflection, the beam will fail in deflection, fail in lateral stability, fail in both deflection and lateral stability, and satisfy the requirement of deflection and lateral stability. तो एक बार जरा इसमें समझ लेते हैं डिफ्लेक्शन का चेक क्या है। डिफ्लेक्शन का जो चेक है वो है स्पान अपॉन डेप्थ का रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 7, 20 एंड 26। 7 हमारा किसके लिए है, 7 है कैंटिलीवर बीम के लिए, देन उसके बाद 20 है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और देन 26 है कंटिन्यूस बीम के लिए। क्लियर, स्पान बाय डेप्थ रेशियो। वहीं पर अगर हम लेटरल स्टेबिलिटी के लिए चेक की बात करें तो जो लेटरल स्टेबिलिटी का चेक है, चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी, सो द लेटरल स्टेबिलिटी चेक इज LO should not be more than 25B
और 100 बी स्क्वायर बाय डी विच एवर इज लेस। और वहीं पर ये है कैंटिलीवर बीम के लिए, सिंपली सपोर्ट बीम के लिए है एलओ शुड नॉट बी मोर देन 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाय डी विच एवर इज लेस। ये वाला नियम कैंटिलीवर बीम के लिए है और ये वाला नियम सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस बीम के लिए ये नियम है। सो कंटिन्यूस बीम के लिए ये और कैंटिलीवर बीम के लिए ये वाला नियम है। अभी जो क्वेश्चन दिया है वो किसका दिया है? कैंटिलीवर बीम का। सो यहां पर स्पान दिया है 4 मीटर, तो अगर डिफ्लेक्शन का चेक लगाएं तो स्पान बाय डी मतलब 4000 के अपॉन में हमारे पास डी, ओवरऑल डेप्थ हमें दिया है 500, कवर मान लेंगे 50 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा? 450। अगर 4000 में हम 450 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आती है 8.88 समथिंग, जो कि 7 से ज्यादा है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन में ये बीम क्या हो गई? फेल, जो कि 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पान बाय डेप्थ का रेशियो फॉर कैंटिलीवर बीम। वहीं पर अगर एलओ की वैल्यू देखें तो किससे ज्यादा नहीं आना चाहिए स्टेबिलिटी चेक में, लेटरल स्टेबिलिटी में? एक है 25 इंटू बी, बी कितना है? 150, और दूसरा है 100 बी स्क्वायर बाय डी, मतलब यहां पर है 100, बी स्क्वायर कितना है? 150 का स्क्वायर, और डी कितना है? 450। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3750 और ये वाला कुछ आएगा 5000 के आसपास। 3750 से ज्यादा आएगा, मतलब इन दोनों में से कम कौन है? 3750, मतलब 3.75 मीटर। इससे ज्यादा हमारा स्पान नहीं होना चाहिए। बट हमारा जो क्लियर स्पान है या जो स्पान है, कोई मेंशन नहीं है, बट स्पान जो भी है वो 4 मीटर है, जो कि ज्यादा है 3.75 से। इन दोनों में से जो भी छोटा आंसर है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो छोटा आंसर 3.7 है, उससे ज्यादा है। इसका मतलब स्टेबिलिटी, लेटरल स्टेबिलिटी का चेक भी इस बीम में क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब इसका आंसर होगा फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन चेक एंड लेटरल स्टेबिलिटी चेक। अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट इन आरसी स्लैब। देखो आरसीसी स्लैब के लिए आपको एक तो 3 बातें यहां ध्यान रखनी है। मैक्सिमम डाया जो है स्लैब के अंदर वो आपका ओवरऑल डेप्थ बाय 8 या ओवरऑल थिकनेस ऑफ स्लैब के 1/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्यों ये मेंटेन किया जाता है? ये बॉन्ड को सेफ में रखने के लिए, बॉन्ड की सेफ्टी को ध्यान में रख के किया जाता है। दूसरा जो स्पेसिंग है, एक तो मेन बार की और दूसरी एक और स्पेसिंग यहां पर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की। उनके लिए नियम है जो मैक्सिमम स्पेसिंग है 2 बार के बीच की, इट शुड नॉट बी मोर देन 3D और 300 mm विच एवर इज लेस। 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब या 300, इन दोनों में से जो भी छोटा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन बार में नियम है 5D और 450 mm विच एवर इज लेस। पर ये जो 450 था अब ये चेंज हो गया, ये भी 300 हो चुका है। ये भी कितना हो गया? 300 नए अमेंडमेंट में। मतलब नया नियम क्या है? 3D और 300 और 5D एंड 300 mm विच एवर इज लेस। पुराना क्या था? 3D 300 और 5D 450। अब यहां पर अभी बोला है पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट, मेन के लिए किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो मेन में है 3D और 300, तो इफेक्टिव डेप्थ तक कितने टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 3 टाइम से। सो इसका सही आंसर होगा सी आंसर, 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। अगला है साइड फेज रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड। देखो साइड फेज रेनफोर्समेंट के नियम, सारे नियम मैं आपको बता देता हूं। हम जो ऊपर बार प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन बार होती है, जो बॉटम में करते हैं टेंशन होती है। साइड में जो हम बार प्रोवाइड करते हैं ये हमारा साइड फेज रेनफोर्समेंट कहलाता है। जो 4 बार आपको दिख रही हैं ये साइड फेज रेनफोर्समेंट है। साइड फेज रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं? अगर बीम पर टॉर्शन लग रहा है तो जब डेप्थ 450 से एक्सीड करेगी तब प्रोवाइड करेंगे, और अगर मान लो बीम पे टॉर्शन नहीं आ रहा है तो जब डेप्थ 750 को एक्सीड करेगी तब साइड फेज रेनफोर्समेंट देंगे। अगली चीज है इसमें, यहां पर साइड फेज रेनफोर्समेंट कितना दिया जाता है? तो साइड फेज रेनफोर्समेंट का जो एरिया दिया जाता है वो कम से कम देते हैं 0.1% ऑफ द वेब एरिया और बी क्रॉस डी, जो ओवरऑल एरिया है उसका 0.1%, और फ्लेंज्ड बीम अगर है टी या एल बीम तो उसके वेब एरिया का 0.1% दिया जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखना है
जो भी हम साइड फेज रेनफोर्समेंट देंगे वो हमें सिमेट्रिकल मैनर में देना है, मतलब दो यहां तो दो इस साइड, और एक यहां तो एक यहां साइड, या तीन है तो तीन इधर, सिमेट्रिकल मैनर में देना है। और अगला, यहां पर इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर ये स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग दो बार के बीच की, इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, और विड्थ ऑफ द बीम, और फ्लैंज्ड बीम है तो विड्थ ऑफ द वेब। फ्लैंज्ड बीम है टी और एल बीम, तो वेब या 300 जो कम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और रेक्टेंगल बीम है तो 300 या विड्थ। सिमेट्रिकल मैनर में देना है, 0.1% बीडी, और साइड फेज रेनफोर्समेंट तब जब टॉर्शन लग रहा हो तो 450 से ऊपर होने पे देते हैं, और नहीं हो तो 750 से ऊपर होने पे। यहां पे बोला है कब देना है, पर टॉर्शन की बात नहीं करी है, मतलब टॉर्शन नहीं लग रहा है तो तब कब देंगे, जब डेप्थ 750 से एक्सीड करे। तो करेक्ट आंसर होगा बी आंसर 750। अगला, द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। रेनफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? देखो, रेनफोर्समेंट यहां पर एक तो हमारा टेंशन बार भी होता है, तो टेंशन बार जो हम देते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, उसका पर्पस क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा, यहां पर हम टेंडन वायर या हम केबल वायर भी देते हैं, और केबल वायर की मदद से ही क्या की जाती है? प्री स्ट्रेसिंग। जो प्री स्ट्रेसिंग हम इंड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, जो टेक्निक लगाते हैं, वो तो टेंडन और केबल वायर की मदद से की जाती है, जो कि स्टील है। तो प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेस को कैरी करने के लिए, सो टू प्रोवाइड, और बॉन्ड, जो स्टील है वो कॉन्क्रीट के साथ बॉन्ड भी बनाएगा, तो ये सही हो सकता है। टेंसाइल स्ट्रेस भी सही ऑप्शन है। और इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कॉन्क्रीट पे देना पड़ता है, इसको हम प्री स्ट्रेस बोलते हैं। इनिशियल स्ट्रेस मतलब प्री स्ट्रेस, वो कंप्रेसिव नेचर के होते हैं। तो तीनों सही ऑप्शन है, मतलब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। और इसमें हाई ग्रेड स्टील का हम यूज करते हैं, जैसे Fe 1100, Fe 1200, ऐसे वायर्स का यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, अ रिटेनिंग वॉल ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हैविंग बेस विड्थ B रिटेन्स अर्थ एट इट्स बेक। एक रिटेनिंग वॉल है और इसके बैक साइड, मतलब इस साइड ये रिटेनिंग वॉल है हमारी, तो इसके बैक साइड यहां पर इसने एक सॉइल को रिटेन किया हुआ है। क्लियर है? और इसका जो विड्थ है, मतलब अंदर की साइड, ये विड्थ कितनी है? B है। अब यहां पर जो इसमें आगे क्या बोला है? फॉर नो टेंशन टू डेवलप्ड एट दी बेस। बेस पर अगर टेंशन नहीं आए, तो जैसे मान लो कि हम अगर इसका प्लान बनाएं, यहां से प्लान देखें, तो इसका जो ये विड्थ है, प्लान अगर देखें, तो जो ये विड्थ है ये कितना है? B है। तो फॉर नो टेंशन कंडीशन, जो उसमें रिजल्टेंट फोर्स है, जो भी यहां पे कहीं पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, थ्रस्ट बाय द सॉइल, वो इसके सेंटर से कहां पे पास होना चाहिए? तो इसका कॉन्सेप्ट हम सोम के अंदर पढ़ते हैं, कोर या कर्ण सेक्शन। सो अगर रेक्टेंगल सेक्शन है तो उसका जो कोर और कर्ण सेक्शन होता है वो रोम्बस होता है। क्या होता है? रोम्बस। और जो भी ये डायमेंशन है, यहां से B/6 से ये डिस्टेंस एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब इतने रीजन में अगर रिजल्टेंट फोर्स पास होगा तो कोई टेंशन, मतलब पूरे रिटेनिंग वॉल में टेंशन कितना होगा? 0। कंप्रेसिव स्ट्रेस कितने हो सकते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस कुछ भी हो सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कोर कर्ण रीजन से जब लोड पास करें तो टेंसाइल स्ट्रेस कितने होंगे? 0। कंप्रेसिव स्ट्रेस कुछ भी हो सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए शेप कैसा होता है? रोम्बस होता है। और आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपके मिडिल, ये जो है ये मिडिल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? B/2। तो B/6 B/2 का कितना लगता है? 1/3 ऑफ B/2, तभी B/6 बनेगा। तो इस नियम को मिडिल 1/3 रूल भी बोला जाता है। मिडिल 1/3 रूल, ये रूल ये बोलता है कि किसी भी रिटेनिंग वॉल या डैम के अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बेस के सेंटर से 1/6 तक पास हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा दूर गया लोड, रिजल्टेंट लोड ज्यादा इसेंट्रिक हुआ तो टेंशन डेवलप होगा। और ये रिटेनिंग वॉल जनरली कंक्रीट यानी ब्रिटल मटेरियल से बनती है, या अर्थ से बनती है, मिट्टी से बनती है, या कंक्रीट से बनती है। तो उसमें टेंशन आएगा तो वो कमजोर होता है टेंशन में, ब्रिटल मटेरियल, और वो क्रैक हो जाएगा। तो रिटेनिंग वॉल पूरी आपकी अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर होगा B/6। सेंटर से पूछा है, सेंटर से कितना दूर? तो सेंटर से B/6।
आगे, when RCC footing is not to exceed in the plot of the neighboring house, अगर मान लो ये हमारा प्लॉट एरिया है, यहां पर इस प्लॉट में हम कहीं पे फुटिंग बना रहे थे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि जब भी हम फुटिंग बनाते हैं सिंगल कॉलम के लिए तो उसे आइसोलेट फुटिंग बोलते हैं। सिंगल कॉलम की जो फुटिंग होती है, सिंगल कॉलम की, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड फुटिंग। और वहीं पर अगर हम सपोज मान लो किसी वॉल की फुटिंग बनाते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। और अगर हम बहुत सारे कॉलम की फुटिंग बना रहे हैं, मल्टी कॉलम्स फुटिंग, तो उसको हम बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। और राफ्ट का एक और नाम है मैट फाउंडेशन। बहुत सारे कॉलम की एक साथ बनाएंगे तो राफ्ट या मेट, वॉल की बनाएंगे तो स्ट्रिप फुटिंग, सिंगल कॉलम की बनाएंगे आइसोलेटेड। बट अगर हम दो कॉलम की एक साथ फुटिंग बना रहे हैं तो ऐसे केस में उसे हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग। और कंबाइंड फुटिंग तीन प्रकार की होती है। एक होती है कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग, एक होती है कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, और एक होती है स्ट्रैप फुटिंग। अब कंबाइंड फुटिंग तब प्रोवाइड करते हैं जब दो कॉलम जिनके लिए फुटिंग बना रहे हैं, जैसे दो कॉलम है हमारे पास और इन दोनों कॉलम के लिए हम जब फुटिंग बना रहे हैं और दोनों कॉलम पे जो लोड आ रहा है, अगर वो लोड दोनों में सेम है, ठीक है, यहां पे आ रहा है P2, यहां पर आ रहा है P1, और अगर ये दोनों लोड सेम हैं तो रेक्टेंगल प्रोवाइड करते हैं। अगर ये दोनों लोड अलग अलग हैं तो ट्रेपेजॉइडल देते हैं। या फिर आपका जो बाउंड्री है, जो प्लॉट का बाउंड्री लाइन है, जब वो नेबर की बाउंड्री से कॉन्साइड करे, बाउंड्री लाइन जब एक्सीड कर जाती है, जब हमारा जो हम फुटिंग दे रहे हैं वो हमारे घर के प्लॉट की बाउंड्री को एक्सीड कर जाए, तब हम ट्रेपेजॉइडल बनानी पड़ती है, तब रेक्टेंगल नहीं दे सकते। और स्ट्रेप तब देते हैं जब आपकी सॉइल में डिफरेंशियल सेटलमेंट का चांस होता है। किसका चांस होता है? डिफरेंशियल सेटलमेंट के जब चांसेस हो, मतलब जब बाउंड्री लाइन को एक्सीड करेगा तब क्या देना चाहिए? ट्रेपेजॉइडल। बट ऑप्शन में कहीं भी ट्रेपेजॉइडल नहीं है, तो इसलिए अब चूंकि इसका आंसर स्ट्रेप नहीं होगा, बट चूंकि स्ट्रेप और ट्रेपेजॉइडल एक ही कैटेगरी में आता है, इसलिए मजबूरी के केस में इसका आंसर हमें क्या लगाना पड़ेगा? स्ट्रेप। पर स्ट्रेप जब देते हैं तो जो दो कॉलम होते हैं, जैसे ये मान लो हमारे पास सॉइल है और डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस हैं, और यहां पर हम ऐसी फुटिंग देंगे, तो स्ट्रेप के अंदर क्या करते हैं? हम यहां पर इन दो कॉलम को जोड़ने के लिए एक यहां पर बीम भी प्रोवाइड कर देते हैं, और ऐसी बीम को हम स्ट्रेप बीम या टाई बीम बोलते हैं। तो ये दोनों कॉलम को बांध के रखती है, और सॉइल में अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस हैं तो बिल्डिंग में डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं आएंगे, क्रैक्स नहीं आएंगे उसके कारण। तो स्ट्रेप का पर्पस अलग है, बट अब ऑप्शन में नहीं है, बट उसी कैटेगरी में, इसलिए आंसर क्या लगाना पड़ेगा? स्ट्रेप फुटिंग। और जो सेल्यूलर फ्लेट और इन्वर्टेड प्लेट नॉट फुटिंग है, ये हमारी आइसोलेटेड फुटिंग की कैटेगरी है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, आइसोलेटेड फुटिंग। आगे बढ़ेंगे। द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज इन शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम इज, अगर कोई कॉलम है तो हमारा लेटरल रेनफोर्समेंट का पर्पस क्या है? देखो, लेटरल रेनफोर्समेंट के कई सारे पर्पस हैं, सारे पर्पस में बता रहा हूं, मेन कौन सा है आप बताना उसमें से। सबसे मेन पर्पस एक तो है आपके जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, मेन बार हैं, उनमें होने वाली जो बकलिंग है मेन बार की, उसको रोकना। कैसे रोकना? उनको बांधकर, उनको पकड़कर। दूसरा, साथ में अगर कभी कोई एक्सीडेंटल लेटरल फोर्सेस आते हैं, जैसे विंड लोड, सिस्मिक लोड, तो उनको रेजिस्ट करना काम किसका होगा? लेटरल बार्स का। भाई मेन बार तो लोड ले रहा है, तो लेटरल टाइज क्या करेंगी? लेटरल लोड अगर कभी आता है कॉलम में, विंड लोड, सिस्मिक लोड, उनको रेजिस्ट करना। साथ में जो हमारा कॉन्क्रीट है, जो कॉन्क्रीट है उसको कंप्रेस्ड करना, उसे कन्फाइंड करना, क्योंकि हमारा जो कॉन्क्रीट है कॉलम के अंदर, ठीक है, कॉन्क्रीट है हमारे पास, उसमें हमने ऐसे कॉलम डाल दिए, ये मेन बार डाल दिए, बट अब जब लोड लगेगा तो ये पूरा ऐसा बल्ज हो सकता है,
तो ये सब इनको बांध के रखेगा, मतलब इसके अंदर जितने में लेटरल वाल्स बनेंगे अगर हमने दिया, तो जो मेन बार के बीच का जो कॉन्क्रीट है वो एकदम कन्फाइंड हो जाएगा, उसकी कन्फाइनमेंट बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कॉन्क्रीट ब्रिटल है तो जितना वो कंप्रेस्ड होता है उतना उसकी वॉइड्स कम होते हैं, पार्टिकल पास पास आते हैं, डेंसिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो और स्ट्रेंथ बढ़ेगी कॉन्क्रीट की। कॉन्क्रीट को कंप्रेस करता है, वो ट्राइएक्सियल कंप्रेशन होता है वहां पर। और एक और यहां पर है, अगर वो ये सब कार्यक्रम करेगा तो ओवरऑल आपका जो कॉलम की लोड कैपेसिटी है, कॉलम की जो लोड कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करेगा। और एक और इसका यहां पे होता है डक्टिलिटी को इंपार्ट करना। भाई स्टील अगर आ रहा है तो डक्टिलिटी तो इंपार्ट करेगा। मतलब मेन पर्पस क्या है, चार हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार की बकलिंग को रोकना, लेटरल फोर्सेस को रोकना अगर कभी आ रहे हैं तो, डक्टिलिटी इंपार्ट करना, और साथ में कंक्रीट को कंप्रेस्ड करना, और ओवरऑल कॉलम की लोड कैपेसिटी बढ़ाना। तो वैसे इसका जो आंसर है वो दो होंगे मेन। अगर सब दिए हैं तो ऑल ऑफ दिस, और ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है तो मेन आंसर होगा ये वाला, और ये नहीं हो तो फिर आप ये टिक करेंगे, इसको रखेंगे सेकंड प्रायोरिटी पे। अगर सारे हो तो ऑल ऑफ दिस होगा, अगर वो है तो नहीं है तो फिर ये पहले प्रायोरिटी पे आएगा, क्योंकि ये सारे काम तो ठीक है, वो तो कर रहा है ठीक है, बट उसका मेन पर्पस है मेन बार को बकल होने से रोकना, ये उसका मेन पर्पस है। और ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर लोड कैपेसिटी। अब जरा ऑप्शन देखें तो टू अवॉइड बकलिंग है, टू फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन, अब ये कोई सही आंसर नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन करने में हेल्प करना थोड़ी कोई रीजन है। टू फैसिलिटेट कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, हाँ करता है, और टू इंक्रीज द लोड कैपेसिटी, ये भी करता है, ये भी करता है, बट ज्यादा ऑप्टिमम आंसर क्या होगा, जो सबसे मेन पर्पस है, और मेन पर्पस है ए, टू अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। इसका आंसर सी दिया है बट सी गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा ए। एग्जाम में गलत आंसर दिया था, इसको चैलेंज किया होगा बच्चों ने, तो इसका सही जो आंसर है वो होगा टू अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। मेरा पर्पस है आपको सही आंसर बताना, जो एग्जाम में दिया वो मेरा पर्पस नहीं है। अगला, द अजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज दैट, आरसीसी में कौन कौन से अजम्पशन है? देखिए, एक तो है ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील अलोन, ठीक है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। देखो, एक अजम्पशन तो है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर वाला नियम, ये यहां भी है और यहां भी है। एक है हम कंक्रीट को टेंशन में क्रैक्ड मानेंगे, मतलब क्रैक्ड सेक्शन, कंक्रीट टेंशन में खत्म हो चुका है, नेगलेक्ट करना है, पूरे टेंसाइल स्ट्रेस स्टील लेगा, यानी क्रैक्ड सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, ये दोनों में किया जाता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद यहां पे समझना है, यहां पर आपका WSA में हुक्स लॉ वैलिड है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायग्राम यहां पर लीनियर होते हैं। LSM के अंदर चूंकि अजम्पशन है प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये प्लेन रहेगा, इसका मतलब स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, तो स्ट्रेन डायग्राम तो LSM के अंदर भी लीनियर है, बट LSM में हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि हम प्लास्टिक रेंज में होते हैं, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। तो स्ट्रेन तो लीनियर होगा, बट यहां पर जो स्ट्रेस डायग्राम है वो कर्वी लीनियर होता है। स्ट्रेस कैसा होता है? कर्वी लीनियर। स्ट्रेन कैसा होता है? लीनियर। WSM में दोनों लीनियर होते हैं। अब ऑप्शन समझते हैं, यहां कहीं भी WSM LSM इन जनरल बोला है तो हम भी फिर इन जनरल समझेंगे। सारे टेंसाइल स्टील लेगा, हाँ ठीक है, अजम्पशन है, दोनों में है। स्टील कंक्रीट को इलास्टिक लिमिट के अंदर माना जाता है, हाँ, बट ये सिर्फ WSM में होता है। देयर इज सफिशिएंट बॉन्ड, हाँ ये तो दोनों में ही होगा, बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब यार एक उतना LSM में सही नहीं है, बट कहीं भी मेथड नहीं लिखी है, तो अब जब दो सही है तो फिर हमको डी ही लगाना पड़ेगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगली बात समझ में? हाँ, ये भी गलत होता और ये कच्चा पक्का है तो फिर हम इसको टिक करते हैं, और जब करते जब वह मेथड का नाम लिखा। अगला है, इफ L इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड B इज द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो ये ध्यान रखना है, लेंथ अपॉन LLD का रेशो अगर 0 से ज्यादा बट 3 से कम है, बराबर है, तो ऐसे शॉर्ट कॉलम को पेडेस्टल कहा जाता है। अगर 3 से ज्यादा है
बट 12 से कम बराबर हैं, तो ऐसे कॉलम को शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर ये 12 से भी ज्यादा है L/D का रेशो, फिर कितना भी हो, तो उसे लॉन्ग कॉलम कहा जाता है। शॉर्ट कॉलम में सिर्फ क्रशिंग होगी, बट लॉन्ग कॉलम में बकलिंग का भी इफेक्ट आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 12। कि किसी भी कॉलम को कब तक शॉर्ट करेंगे, जब तक कि L/B का रेशो या तो 12 से कम हो या 12 से बराबर। 12 से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग में चला जाएगा। डीप बीम आर डिजाइन फॉर, देखिए बीम्स दो प्रकार की होती हैं, यह मैंने आपको बताया था। एक होती है शॉर्ट बीम और एक होती है डीप बीम। शॉर्ट बीम जो होती हैं, अगर L/D का रेशो 2 से L/D का रेशो, स्पान बाय डेप्थ का रेशो 2 से ज्यादा है तो शॉर्ट, 2 से कम है या बराबर है तो डीप बीम, वो भी सिंपली सपोर्टेड बीम। वहीं पर अगर कंटिन्यूस बीम है तो उसके लिए कंडीशन है 2.5 से ज्यादा और कंडीशन है 2.5 से कम या बराबर, उसे शॉर्ट या डीप बीम बोलते हैं। तो अब जो शॉर्ट बीम है इसको सिर्फ बेंडिंग के लिए करते हैं, इसको सिर्फ किसके लिए करते हैं, बेंडिंग के लिए। बट जो डीप बीम है इसको हम सिर्फ शियर फोर्स, इसको हमें शियर फोर्स और बेंडिंग दोनों के लिए डिजाइन करना होता है। तो क्वेश्चन पूछा है डीप बीम हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, तो डीप बीम हम करेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ। स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ के अपॉन में आर मिनिमम, और इफेक्टिव लेंथ होता है K इंटू एक्चुअल लेंथ अपॉन आर मिनिमम। और यहां पर जो K है, ये K हमारा होगा जो एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब इसमें यह समझना है कि अगर कोई कॉलम है उसकी एंड कंडीशन कुछ भी हो, बहुत हिंज्ड हो, बहुत फिक्स्ड हो, बट अगर उस कॉलम को पूरी लंबाई में अगर हम उसको लेटरल सपोर्ट दे दें, ऐसा कोई दीवार बना दें इमेजनरी, मान लो कि कॉलम को हम बकल ना होने दें, क्या ना होने दें, बकल। अब जब कॉलम की लंबाई है आप मना नहीं कर सकते, बट जब उसकी बकलिंग नहीं हो रही है तो इफेक्टिव लेंथ तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब ये 0 हो जाएगा तो लैम्डा अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ अगर एक्चुअल के बराबर होगा तो थोड़ी 0 हो पाएगा, बहुत ज्यादा हो तब भी 0 नहीं होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर भी हो जाए इफेक्टिव लेंथ तब भी 1 आंसर आएगा। 0 तभी होगा जब पूरे उसमें सपोर्टेड हो, सपोर्टेड ऑन ऑल इट्स साइड्स थ्रू आउट दी लेंथ। ठीक है, तो डी आंसर करेक्ट है। इस वाले में थोड़ा सा यहां पे करेक्शन हमें करना है डीप बीम और इसमें। आप ये देखना, जब कोई बीम शॉर्ट बीम होती है तो शॉर्ट बीम को हमें शियर और बेंडिंग दोनों में करना पड़ता है। डीप बीम जो होती है इसको सिर्फ हम बेंडिंग में करते हैं। इसका रीजन क्या है, वो थोड़ा आंसर यहां पे गलत दिया। इसका रीजन क्या है, जब हम शियर स्ट्रेस निकालते हैं टाउ वी, तो फॉर्मूला होता है V/BD। और डीप बीम में चूंकि डेप्थ बहुत ज्यादा होगी तो जो शियर स्ट्रेस है वो वैसे ही कम आएंगे। जो टाउ वी की वैल्यू है वो टाउ C बाई 2, 0.5 टाउ C से भी बहुत कम आएगा। इसलिए उसमें शियर के लिए डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी सेफ इन शियर। तो डीप बीम खाली बेंडिंग में डिजाइन होगी, शॉर्ट बीम शियर और बेंडिंग दोनों में होगी। बट क्वेश्चन क्या है, डीप बीम किसके लिए करेंगे, तो इसमें आंसर सी नहीं आएगा, ये भी इसमें गलत दिया है। सही आंसर इसमें आएगा ओनली एंड ओनली बेंडिंग मोमेंट। डीप बीम सिर्फ बेंडिंग में होगी, शियर में ऑलरेडी सेफ होगी, क्योंकि शियर स्ट्रेस बीडी का इनवर्स है। डी ज्यादा, सेक्शन ज्यादा, डीप बीम डेप्थ ज्यादा, शियर स्ट्रेस बहुत कम। क्लियर है, तो सही आंसर क्या होगा, ओनली बेंडिंग मोमेंट। ओनली बेंडिंग मोमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला सही होगा शॉर्ट बीम के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये था हमारा आरसीसी का पोर्शन शंखनाद सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 15। तो अगर आप क्रैश कोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्विक में रिवाइज करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स, अभी भी जो टाइम आपके पास बचा है तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर आप ऑलरेडी आपका टाइम हो चुका है, आपने रिवाइज कर लिया है, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी एसएससी की अवेलेबल है। सिविल में 300 प्लस टेस्ट और मैकेनिकल में 250 प्लस टेस्ट। कई प्रकार की एसएससी की टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है
ऑल इन वन टेस्ट सीरीज भी है, और एसएससी जेई की पैकेज वाइज टेस्ट सीरीज जो 300 प्लस टेस्ट एंड 250 टेस्ट, ये भी अवेलेबल है एईसी प्लस एप्लीकेशन पे। जो ये सेशन है इसका पीडीएफ आपको एईसी प्लस ऐप एंड वाइड डिस्कशन चैनल पे मिलेगा। इसको आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, ताकि आपको क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स और पीडीएफ मिल पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।